तो बेटा देखो आज एक नया टॉपिक है नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमी। ठीक है, इसमें से पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, ध्यान है, एक क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इसमें दे दिया है। देखो इसमें नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमी कौन कौन सी होती है। तो इसमें सबसे पहले देखो नील्स बोर ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है बेटा, वृत्ताकार पथ में परिक्रमण करता है। सही है। पहला तो इसने ये दिया था कि नील्स बोर के सिद्धांत के अनुसार, यहां पर ये बताया था कि ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु, जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु कौन कौन से हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, लिथियम 2+, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 2+ के लिए ही उपयोग होता है। इसके अलावा अगर अन्य, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन के अलावा अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे परमाणुओं के लिए ये स्पेक्ट्रम यहां पर लागू होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी ये व्याख्या नहीं कर सकता है, इसके द्वारा अन्य परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता। इसका मतलब ये केवल इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे परमाणु के लिए लागू होता है जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अगर दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो उनके लिए कार्य नहीं करेगा। दूसरा इसमें सिद्धांत है कि इस सिद्धांत में नाभिक को स्थिर माना गया है, परंतु यह तभी संभव है, कब, नाभिक स्थिर कब होता है, जब उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होगा, यानी अनंत होगा। इस सिद्धांत में नाभिक को स्थिर माना गया है, परंतु यह तभी संभव है जब नाभिक का द्रव्यमान कैसा हो बेटा, अनंत हो। नाभिक का द्रव्यमान कैसा है, अनंत हो। ठीक है। तीसरा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं वृत्ताकार मानी गई हैं। इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं कैसी मानी गई हैं, लेकिन ये वृत्ताकार ना होकर कैसी होती हैं बेटा, कक्षाएं दीर्घ वृत्ताकार होती हैं। कैसी होती हैं बेटा, दीर्घ वृत्ताकार। कक्षाएं कैसी होती हैं, दीर्घ वृत्ताकार होती हैं। सही है ना। इसमें 3 पॉइंट तो इसमें ये आते हैं। इसके बाद देखते हैं बेटा, इसमें तो क्या सेव करना है। चौथा पॉइंट देखो बेटा, इसके आधार पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं की जा सकती। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं की जा सकती, समझते हैं। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं की जा सकती। स्पेक्ट्रमी रेखा का मतलब, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो दोनों कक्षाओं के अंतर के बराबर की ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो जो ऊर्जा उत्सर्जित करता है तो वहां से स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। क्या होती हैं, स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं कर पाता है कि तीव्रता अधिक कब आ रही है, कम कब आ रही है, तो तीव्रता की व्याख्या ये नहीं कर पाता है। अगला है कोणीय संवेग के क्वांटीकरण का कोई तर्कसंगत कारण नहीं दे पाया ये। कोणीय संवेग देखो, अगर इसमें देखते हैं तो कोणीय संवेग का तर्कसंगत कारण ये क्यों नहीं दे पाया, कौन सा है बताओ कोणीय संवेग, यानी mv r बराबर NH/2π। इसका ये तर्कसंगत कारण नहीं दे पाया कि एक फॉर्मूला किस प्रकार से प्राप्त होता है। सही है कि नहीं। अब बताओ कैसे आता है ये फॉर्मूला, पता है क्या, बताऊं कि रहने, ठीक। मतलब mvr बराबर NH/2π, इसका तर्कसंगत कारण नहीं दे पाया। बाकी का दिया तो ये किसने, नील्स बोर ने दिया है, दूसरी अभिक्रिया दी थी, लेकिन इसका तर्कसंगत कारण नहीं दे पाया ये। ठीक है, जो इसमें ये आता है कि जो वृत्ताकार पथ की जो परिधि होती है, परिधि मतलब 2πr, परिधि जो होती है वो उसकी तरंग दैर्घ्य कैसी होती है बेटा, समानुपाती होती है। ऐसे होता है देखो ये, यानी 2πr मतलब जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि 2πr, ये किसके समानुपाती है बेटा, तरंग दैर्घ्य के समानुपाती। यहां से अगर देखेंगे तो ये हो गया 2πr और यहां पर n समानुपाती नियतांक के रूप में आएगा, ये हो जाएगा बेटा लैम्डा। क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। अब यहां से अगर देखें तो देखो लैम्डा के लिए अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो ये आता है नील्स बोर डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार। डी ब्रोगली परिकल्पना क्या कहती है, E बराबर क्या होता है बेटा, E बराबर एच न्यू, न्यू बराबर क्या होता है C/लैम्डा, तो क्या हो जाएगा बेटा HC/लैम्डा, HC/लैम्डा हो जाएगा कि नहीं। अगर यहां से देखेंगे, ठीक है, E ये आ गया। अच्छा E बराबर क्या होता है बेटा mc², E बराबर क्या होता है mc², तो mc² बराबर क्या हो जाएगा HC/लैम्डा, एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा H, देखो लैम्डा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो m और ये C, ये कहां आएगा नीचे, तो H/m × C।
ये अपने पास लैम्बडा की वैल्यू है, इसको यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पे रखेंगे। देखो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 2πr और यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी n। लैम्बडा की वैल्यू क्या हो गई h/m इंटू सी। सी का मतलब प्रकाश का वेग है। यहाँ पर हम वेग क्या ले सकते हैं, v भी ले सकते हैं कि नहीं वेग। तो अगर मैं यहाँ पर m इंटू बी लिख दूं कोई तो दिक्कत? देखो एम वी और ये क्या है बेटा r। 2π कहाँ गया बटे में NH/2π, फॉर्मूला वही आ गया। ये यहां पर जो परिधि होती है ना, परिधि, वृत्ताकार पथ की जो परिधि होती है वो तरंग दैर्घ्य के कैसी होती है बेटा, समानुपाती होती है। कैसी होती है, तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होती है। इस प्रकार से ये द्वितीय जो तर्कसंगत कारण नहीं दे पाया वो यहां पर डी ब्रोगली के द्वारा सत्यापित की गई थी। किसके द्वारा? डी ब्रोगली द्वारा सत्यापित की गई थी। ठीक है ना। तीसरा इसमें आता है बेटा कि इसके आधार पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या नहीं कर पाया, मतलब स्पेक्ट्रम के बारे में ये ज्यादा विवरण नहीं दे पाया। ठीक। चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त करने पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, जीमान प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीमान प्रभाव कहते हैं। ध्यान है क्या? जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रयुक्त करते हैं तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। विभाजित हो जाती हैं वो तो कहलाता है बेटा जीमान प्रभाव। और जब विद्युत क्षेत्र के लिए देखो, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं ना, विद्युत क्षेत्र में जैसे हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा तब तो क्या आ गया बेटा, जीमान प्रभाव आ गया। और जैसे ही विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या आएगा बेटा, स्टार्क प्रभाव आएगा। क्या आएगा? मतलब जब स्पेक्ट्रमी रेखाओं को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो विभाजित हो जाएंगी। विभाजित हो जाएंगी तो वो क्या कहलाएगा, जीमान प्रभाव। और जब चुंबकीय क्षेत्र में, जब उनको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो फिर क्या आएगा बेटा, फिर विभाजित हो जाएंगी। विभाजित हो जाएंगी तो वो कहलाएगा स्टार्क प्रभाव। क्या कहलाएगा? स्टार्क प्रभाव। तो इसकी भी व्याख्या ये नहीं कर पाता है। ठीक है, इसकी भी व्याख्या ये नहीं कर पाता है। इसके बाद देखो बेटा, आयनन विभव और एक उत्तेजन विभव। आयनन ऊर्जा और उत्तेजन ऊर्जा। ठीक है, विभव को अपन बाद में देखते हैं, पहले ऊर्जा देखो इसमें। आयनन ऊर्जा, विभव दे दिया। देखो आयनन ऊर्जा, इसमें से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। इसमें कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। आयनन ऊर्जा, आयनन विभव। आयनन विभव से तो कम आते हैं, आयनन ऊर्जा से ज्यादा आते हैं। ठीक है, आयनन ऊर्जा देखो पहले। आयनन ऊर्जा क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन, देखो एक बार मैं तुम्हें समझा देता हूं, यहां पे समझा देता हूं। चलो देखो, जैसे ललाओ ये अलग अलग कक्षा हैं और ये अलग अलग हमने ऊर्जा स्तर मान लिए। ये हमने अलग अलग ऊर्जा स्तर मान लिए। अब ध्यान देना, अलग अलग ऊर्जा स्तर हैं। ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और ये 5। ऐसे ये बढ़ती जाएगी और अनंत पर जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अनंत मान लिया हमने। n की वैल्यू क्या मान ली, अनंत। ध्यान देना, अब पहली के लिए अगर ऊर्जा देखेंगे तो E1 की वैल्यू आती है बेटा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। अगर यहाँ पर मैं फॉर्मूला देखूं तो En बराबर होता है -13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हाइड्रोजन के लिए। अगर हाइड्रोजन ना होगा तो फिर क्या आएगा बेटा, इसमें Z स्क्वायर। क्या आएगा, Z स्क्वायर अपॉन n। सही है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर कितना होता है बेटा, 1 होता है। ध्यान देना, अब जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से जब पहली कक्षा में संक्रमण करते हैं ना, कहां पर बेटा, पहली कक्षा में जब संक्रमण करते हैं, जब पहली कक्षा में संक्रमण करते हैं तो जो प्राप्त स्पेक्ट्रम होता है वो लाइमन श्रेणी कहलाता है। लाइमन, सही है।
अब इसमें यह देखना है कि जब इलेक्ट्रॉन अनंत से, और जब पहली कक्षा में आता है, तो जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, वो जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, समझ रहे, वो तो कहलाती है आयनन ऊर्जा। ये निम्नतम ऊर्जा स्तर है, निम्नतम, और ये कहलाती है इसकी सारी उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। और निम्नतम अवस्था से दूसरी कक्षा में जाएगा, जैसे पहली से दूसरी में जा रहा है, या पहली से तीसरी में जा रहा है, पहली से चौथी में जा रहा है, तो निम्नतम ऊर्जा स्तर से उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, वो कहलाती है उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा। समझ रहे हैं? निम्नतम अवस्था से और उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा तो कहलाती है उत्तेजन ऊर्जा। और जब अनंत से आते हैं, ठीक है, जिस स्तर में आ रहे हैं, जिस ऊर्जा स्तर में आ रहे थे, तो वो कहलाती है बेटा कौन सी? आयनन ऊर्जा। क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। ठीक, आयनन ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या आता है, देखो बेटा, आयनन ऊर्जा के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो लगाओ, देखो, आयनन ऊर्जा E बराबर, कहां से आ रहे हैं बेटा? अनंत से। और जिस ऊर्जा स्तर में आ रहे हैं, ये हमने मान लिया EI, ये फॉर्मूला है। ये क्या है बेटा? फॉर्मूला है। देखो, ध्यान दे रहा हूं, हम जानते हैं बेटा अनंत पर कुल ऊर्जा की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0 होती है। अनंत पर कुल ऊर्जा की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। सही है। अगर यहां से हम वैल्यू रखेंगे तो E बराबर, अनंत पर कुल ऊर्जा क्या हो गई? 0, माइनस लगा लिया। अब यहां पर ये मान लिया, अगर मान लो EI की वैल्यू हम मान लें, पहली कक्षा में यदि संक्रमण कर रहा है, पहली कक्षा में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, कौन सी कक्षा में? पहली कक्षा में, तो E1 की वैल्यू क्या होती है बताओ? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है ना? तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो गया बेटा? E बराबर आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब पहली कक्षा में जब संक्रमण करता है तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है, और लाइमन श्रेणी में जो ऊर्जा होती है, कौन सी? आयनन ऊर्जा। कौन सी है बेटा? ये आयनन ऊर्जा। तो जो आयनन ऊर्जा होती है वो क्या होती है बेटा? प्लस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। समझ रहे? चलो देखो, देखो इधर, सामान्य स्थिति में इलेक्ट्रॉन परमाणु के न्यूनतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। मतलब की बात, निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहेंगे, अब ऊर्जा ग्रहण करेंगे तब जाके वो उच्चतम ऊर्जा स्तर में पहुंचेंगे। सही है कि नहीं? सामान्य परिस्थिति में, सामान्य स्थिति में सारे इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? निम्नतम ऊर्जा स्तर में होते हैं। लेकिन अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त हो जाने पर न्यूनतम ऊर्जा स्तर से, मतलब न्यूनतम ऊर्जा स्तर का मतलब क्या माना जाएगा? जैसे यहां पर n बराबर 1, सही है ना? न्यूनतम ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन ऊंचे ऊर्जा स्तरों में, ऊंचे ऊर्जा स्तर जो होते हैं वो उत्तेजन ऊर्जा, देखो उत्तेजन ऊर्जा स्तर कहलाता है ये। ऊंचे ऊर्जा स्तर या उच्च ऊर्जा स्तर, है ना? उच्च, या फिर इनको क्या बोलेंगे? उत्तेजित। सही है। सामान्य स्थिति में सारे इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे बेटा? पहले निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। तो ये तो न्यूनतम ऊर्जा स्तर हो गया, निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। जैसे ये परमाणु हो गया, परमाणु में ये नाभिक मान लिया हमने, और ये परमाणु है, तो ये इसके क्या है बेटा? कक्षकी तो होते हैं। सही है कि नहीं? तो पहले तो कहां रहेंगे? निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहेंगे। सही है। अब इसमें देखो बेटा,
किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के बंधन से पूर्णतः मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है बेटा? आयनन ऊर्जा कहलाती है। इसका मतलब पहले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक के निकटतम कक्षा में होंगे कि नहीं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? नाभिक के निकटतम कक्षा में। अब नाभिक के निकटतम कक्षा में होंगे तो नाभिक में कैसे आवेश होते हैं बेटा? धनावेश। नाभिक कैसा होता है? धनावेशित। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋणावेशित। इसका मतलब दोनों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण बल, और वो कहलाता है प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल। क्या कहलाता है? नाभिकीय आकर्षण बल होता है केवल नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य। तो जो इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसके अभिकेंद्रीय बल के कारण और कूलाम आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधे रहते हैं वो। ठीक है, मैंने बताया ना, नील्स बोर का प्रथम जो पहली अपग्रेड थी कि अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो किसके बराबर होता है? कूलाम आकर्षण बल के बराबर होता है। तो उस नाभिक के बंधन से पूर्णतः मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है बेटा? आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। नाभिक के निकट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के बंधन से मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा या आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितने विभवांतर से त्वरित करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? आयनन विभव। अब एक मिनट में तुम्हें दोनों के फॉर्मूले बता रहा हूं, देखो। अतः इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आयनन ऊर्जा संख्यात्मक रूप से वोल्ट में, सही है ना, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, और आयनन विभव के बराबर होती है आयनन ऊर्जा और उत्तेजन विभव। आयनन ऊर्जा और उत्तेजन विभव। एक मिनट देखो, मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो, आयनन ऊर्जा, ये सूत्र लिखना है तुम्हें, ठीक है। आयनन ऊर्जा का फॉर्मूला होता है बेटा E बराबर अनंत से, और ये हो जाएगा यहां पर ऊर्जा स्तर 1 2 3, कोई सा भी हो सकता है इसमें, ठीक है। जैसे देखो इसमें En लिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां से देखो सेम, अगर इसकी ये है, ये कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, मैं यहां पे लिख दिया है। देखो अनंत पर कुल ऊर्जा कितनी होती है बेटा? 0। अनंत पर कुल ऊर्जा क्या हो गई बेटा? 0। तो यहां से वैल्यू क्या बनेगी? देखो EI बराबर अनंत पर कुल ऊर्जा क्या हो गई? 0 और माइनस EN। अब EN की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पहली कक्षा के लिए आ सकता है, दूसरी कक्षा के लिए आ सकता है, तो यहां पर आ जाएगा। अब मान लो देखो अनंत पर कुल ऊर्जा 0 हो गई, तो जो कुल ऊर्जा आएगी वो कैसी हो गई? यहां पर माइनस, ऋणात्मक आ गई। लेकिन इसकी जब वैल्यू रखेंगे ना, वैल्यू रखेंगे इसकी, तो कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। आएगी कि नहीं? चलो इसके बाद देखो बेटा, अब देखो विभव क्या होता है। विभव के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताओ? विभव के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आयनन विभव। बताओ विभव क्या होता है बताओ? 10th क्लास में पढ़ा होगा, V बराबर W/Q। पढ़ा है क्या? V बराबर W/Q पढ़ा है ना। अनंत से किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। वही यहां पर है। आयनन विभव अगर हम निकालें तो V बराबर क्या हो गया? W। कार्य, कार्य का मतलब किसके बराबर हो गया? ऊर्जा के। कार्य का मान किसके बराबर हो गया? ऊर्जा। और हमने अभी आयनन ऊर्जा निकाली है। आयनन ऊर्जा क्या निकाली थी हमने? EI निकाली है कि नहीं? और बटे में क्या है? आवेश। अब बताओ आवेश क्या है यहां पर? इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए, तो आवेश की जगह पर क्या आएगा? E। सही है कि नहीं? फॉर्मूला वही है। तो V बराबर क्या हो जाएगा यहां पर? V बराबर क्या हो गया यहां पर? VI लिख सकते हैं बोलिए। VI बराबर क्या हो जाएगा? EI/E। सही है, फॉर्मूला वही है। EN, अच्छा N के लिखा था क्या? EI है, और इसमें क्या है?
वी आई सही है ये, और अभी हम क्या देख रहे थे, ई एन अपॉन ई। तो ये आ गया, देखो इधर V बराबर क्या होता है बेटा, V बराबर W अपॉन Q। W का मतलब कार्य का मतलब ऊर्जा के बराबर हो गया, और अपॉन में क्या है, आवेश E। सही है। हमने अभी जो आयनन ऊर्जा ली थी, आयनन ऊर्जा क्या ली थी बेटा, आयनन ऊर्जा, और आयनन ऊर्जा हमने क्या बताई थी, E बराबर क्या था, एक तो था बेटा यहां पर E अनंत, और माइनस का क्या था बेटा, E n। सही है ना, E I बराबर यही था ना फॉर्मूला। अनंत पर कुल ऊर्जा क्या आई थी बेटा, यहां पर 0, और माइनस का क्या हो जाएगा, E n। ये E I की वैल्यू है, ये क्या है, E I की वैल्यू। यहां पर तुम E I लिख सकते हैं, E I अपॉन E। जैसे यहां पर ये दे रखा है ना E n, अब हम E I की वैल्यू रख दी है। E I की वैल्यू क्या आई है अपने पास, क्या आई है बेटा, E I की वैल्यू बताओ, E I की वैल्यू क्या आई है, माइनस का E n, तो ये आ गई माइनस का E n। यहां पे सीधा सीधा दे दिया है, यहां पर वैल्यू है ना। अब देखो यहां पर अगर हम E I की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस का E n, तो ये आ जाएगा माइनस का E n, और अपॉन में क्या है बेटा, E। कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला है यहां पर, वी आई बराबर क्या हो गया, माइनस ई एन अपॉन ई। ये किसमें है, विभव का मात्रा क्या हो गया, वोल्ट। कोई दिक्कत। इसके बाद देखो बेटा अगला, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था, मूल अवस्था का मतलब पहली कक्षा, कोई परेशानी बेटा, मूल अवस्था यानी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी बताओ, कितनी होती है बेटा पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, E1 बराबर कितना होता है, E1 बराबर कितना होता है बेटा, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। दूसरी कक्षा में कितनी होती है बेटा, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, En बराबर माइनस का 13.6 बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर एन की वैल्यू रखते चलो, यहां पर ऊर्जा आ जाएगी। सही है कि नहीं। जैसे अब इसमें देखो न्यूमेरिकल देखो कैसे आता है, यहां पे तो केवल एक एक एग्जांपल मैंने यहां पे सेट कर दिए हैं, और एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, देखो पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। अतः प्रथम कक्षा के लिए आयनन ऊर्जा क्या होगी, प्रथम कक्षा के लिए। अब तुम चलो बेटा प्रथम कक्षा के लिए आयनन ऊर्जा, प्रथम कक्षा के लिए आयनन ऊर्जा, प्रथम कक्षा के लिए आयनन ऊर्जा बताओ। आयनन ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया है, ई आई बराबर, ई आई बराबर क्या आया था अपने पास, माइनस का ई एन, यही तो था, माइनस का ई एन, यही था ना। प्रथम कक्षा के लिए पूछ रहा है तो माइनस का एन की वैल्यू क्या हो गई प्रथम कक्षा के लिए 1, और E1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, E1 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 13.6, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे यहां पे, है ना। अब देखो इसके बाद देखो बेटा, अगर इसी में आयनन विभव पूछा जाए, निकाल लेंगे आयनन विभव। आयनन ऊर्जा क्या आई थी अभी अपने पास, आयनन ऊर्जा आई थी बेटा ई आई की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहीं पर आयनन विभव पूछा जाए, आयनन विभव अगर निकालेंगे तो वी आई बराबर फॉर्मूला क्या है बेटा, ई आई अपॉन में ई, या माइनस ई एन अपॉन ई। सही है। ई आई की वैल्यू कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं यहां से देखो इलेक्ट्रॉन का इसमें भाग दे दूं, तो एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या बचेगा बेटा, माइनस का 13.6 वोल्ट, माइनस का 13 सॉरी प्लस का 13.6 वोल्ट, ये आ जाए। कोई दिक्कत। चलो अब देखो बेटा इसमें, इसको देखो, इसके बाद है उत्तेजन विभव। उत्तेजन विभव सबसे पहले देखते हैं उत्तेजन ऊर्जा। उत्तेजन ऊर्जा किसे कहते हैं, परमाणु में निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन को जिस विभवांतर से त्वरित करना पड़ता है वो क्या कहलाएगा, उत्तेजन विभव कहलाएगा। चलो देखो देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन की
किसी एक अवस्था से अधिक ऊर्जा की दूसरी अवस्था में, आ गया ना, मतलब निम्नतम से उच्चतम, एक अवस्था से अधिक ऊर्जा की दूसरी अवस्था में संक्रमण, या संक्रमण क्या कहलाता है बेटा? उत्तेजन कहलाता है। और ये जो ऊर्जा होती है आवश्यक ऊर्जा, वो क्या कहलाती है? उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। समझ गए? निम्नतम अवस्था से मतलब जैसे देखो n बराबर 1, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, तो पहली से दूसरी तक या तीसरी तक या चौथी तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। अब इस इलेक्ट्रॉन को जितने विभवांतर से त्वरित करना पड़ता है वो क्या कहलाता है? उत्तेजन विभव कहलाता है। देखो इधर, इस उत्तेजन ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितने विभवांतर से त्वरित करना पड़ता है वो क्या कहलाता है? उत्तेजन विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तेजन विभव। कोई दिक्कत? फॉर्मूले ध्यान रखने इसमें, फॉर्मूले, आयनन ऊर्जा और उत्तेजन ऊर्जा। ठीक, देखो इसमें देखो, अतः इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चलो इसको छोड़ो, यदि E1 तथा En क्रमशः प्रथम एवं nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक में ऊर्जा हो तो उत्तेजन विभव क्या होगा? बताओ, ये क्वेश्चन ही मान लिया हमने, बताओ क्या होगा? E1 और En, देखो E1 तो पहली कक्षा में ऊर्जा हो गई, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। En का मतलब nवीं कक्षा में, ये क्या है बेटा? nवीं कक्षा में। ठीक है, अब nवीं कक्षा का मतलब क्या हो गया बेटा? यहां से क्या है, अगर हम निकालें कुल ऊर्जा तो निकालेंगे कैसे बेटा? देखो यहां पर क्या दे रखा है? ये प्रथम कक्षा, ये तो कैसी है? प्रथम कक्षा। और ये कौन सी है बेटा? nवीं कक्षा के लिए। सही है कि नहीं? तो nवीं कक्षा में से और पहली कक्षा की ऊर्जा को घटा देना। अब मान सकते हैं कि, अब देखो इसमें तो पहली कक्षा से nवीं कक्षा के लिए दे रखा है, हो सकता है पहली से दूसरी के लिए पूछा जाए। देखो ये पूछा गया है, ये फॉर्मूला है बेटा, यहां पर ये क्या है? फॉर्मूला। ठीक है, ER से लिख सकते हैं यहां पर। ठीक, अब यहां से अगर देखेंगे, देखो इधर, अब मान लेते हैं, मैं यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें कि n बराबर 1 से और n बराबर 2 के लिए उत्तेजन ऊर्जा बताओ। तो ये हो जाएगा E बराबर E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस का 3.4, और ये माइनस 13.6, माइनस की होती है तो प्लस की हो गई 13.6। कितनी आ गई बेटा? 10.2 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन। हाँ, ये उत्तेजन विभव है, ये सॉरी उत्तेजन ऊर्जा। ये क्या है बेटा? उत्तेजन ऊर्जा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बेटा, हो सकता है कि तुम्हारे लिए यूं कि तुम आ जाएगी, है ना? उत्तेजन ऊर्जा है ये। कब है ये? पहली कक्षा से दूसरी कक्षा के लिए। अब जैसे इसमें दे रखा है ना, पहली कक्षा से nवीं कक्षा के लिए, है ना? और पूछिए क्या? उत्तेजन ऊर्जा। तो उत्तेजन ऊर्जा क्या होगा? वो मात्रक किस में दे रखा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अगर इसको जूल में चेंज करेंगे तो क्या? किस में? यहां पर n की जगह पर जैसे दो दो रखिए ना। अच्छा, इससे कंफ्यूजन है कि यहां पर क्या रखना है ना? मतलब इसकी जगह पे En माइनस E1 रखते हैं। तो यहां पर तो देखो अंत में जो है, यहां पर तो ये तो निम्नतम है, और जो उच्चतम वैल्यू होती है वो यहां पर रखी जाती है, उच्चतम वैल्यू। उच्चतम को मतलब है कि देखो यहाँ पे जो पहली पहली आ रही है वो तो आ रही है E1 की वैल्यू आती है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही E3 आएगी, E4 आएगा, E5 आएगा, इस प्रकार से ये बढ़ती जाएंगे। समझ रहे? अब इन दोनों में से बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये वाली कि ये वाली? En की ना, ये तो केवल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ये तो। ठीक है, ये तो केवल फॉर्मूला है, हमने तो केवल यहां पर ये बताया कि n बराबर 1 से n बराबर 2 पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में उत्तेजित करने के लिए आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा क्या होगी। समझ रहा है ना? पहली कक्षा से दूसरी कक्षा के लिए पूछा है,
मतलब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से कहां जा रहा है, दूसरी कक्षा में जा रहा है। अगर दूसरी कक्षा में पहुंच रहा है तो उत्तेजन ऊर्जा पूछी है, ठीक है। और यहां से जा रहा है देखो पहली से, और कहां जा रहा है, एनवी कक्षा में, तो यहाँ की वैल्यू ना निकाल सके हम, एनवी की वैल्यू। हाँ, अगर ये आ जाता कि पहली कक्षा से अनंत के लिए, तो अनंत पर तो कुल ऊर्जा 0 हो जाती, तो पहली कक्षा की कुल ऊर्जा जाती। पहली कक्षा के लिए लिख देते हैं यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाती, 13.6 आ जाती। चलो, कोई दिक्कत। उत्तेजन विभव अगर निकालते हैं तो लो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, उत्तेजन विभव निकालते हैं, बी बराबर W/Q। अगर मैं इसी से फॉर्मूला लिखूं तो यहां पर लिख सकते हैं ER, और अपॉन में क्या हो जाएगा E। अब यहाँ की वैल्यू कौन सी है बेटा अपने पास, EN माइनस E1, और अपॉन में क्या हो जाएगा E। ये है फॉर्मूला। उसमें तो हमने E अनंत, अनंत की वैल्यू तो 0 रख दी, लेकिन यहां पे थोड़ी रखेंगे, यहां पे थोड़ी रखनी पड़ेगी, तो यहां पर क्या आएगा, EN माइनस E1 अपॉन E। कुल मिला के उसमें क्या था बेटा, आयनन ऊर्जा बटे इलेक्ट्रॉन था, आवेश, और इसमें क्या है, उत्तेजन ऊर्जा बटे इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू, हाँ इसकी वैल्यू रख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है ना। फिर वो बोल्ट में आ जाएगा वो, क्योंकि अगर मान ना रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे, इसकी वैल्यू किस में आ रही है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में आ रही है, जैसे देखो ये मैंने रख दिया EN माइनस E1, और ये किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और बटे में क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये वोल्ट में आ गया मात्रा, किस में आ गया, वोल्ट में। और विभव का मात्रा क्या होता है बेटा, वोल्ट होता है, ठीक है ना। अगर इसको जूल में बदलें तो यहां पर क्या करेंगे तुम, देखो जैसे ये मान लिया मैंने कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक, इसको जूल में बदलो। देखो मैंने तुम्हारे लिए एक बात ये बताई है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, सही है। अब एक बार बताओ, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रख दें, रख दो 10.2, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19, ये जूल में आ गया बेटा, ये जूल में आ गया, कोई दिक्कत। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो फिर भाग दे दो 1.6 × 10⁻, देखो 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। अब इसमें भाग दे दिया, अब ये कैंसिल हो गया, क्योंकि यहां से हमने क्या है, ये बटे में जाएगा, जूल की वैल्यू रख दी, जूल की वैल्यू रखेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गई, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, समझ गए कि नहीं। चलो बेटा देखो, बाकी की तो ये बता ही दिया इसमें से, है ना। अब देखो मैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल लेता हूं, इनको एक बार लिखेंगे क्या, फिर कहां से लिखेंगे, लिखने तो है ये, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले लिखो, ज्यादा नहीं तो बेटा इनमें से देखो नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमी नोट करो, और कमी लिखने के बाद मैं